एवरीबॉडी, वेलकम टू स्नेहा क्लासेस। आज इस क्लास में हम लोग हमारे हिस्ट्री का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया था क्लास 10 आईसीएससी का, हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कवर कर लिया था। प्लेलिस्ट में ऑलरेडी दिया हुआ है, जाके आप देखें समझें। और ये हम जो है सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं जो कि आपका क्लास 10 आईसीएससी का है, मेरा सेकेंड चैप्टर दैट इज ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ठीक है, चलो देखो, ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म जो है ये एक बहुत ही अच्छा चैप्टर है और नॉलेजेबल बहुत ज़्यादा है, और इसको इसीलिए आपको जो है इसको क्या करना है, अच्छे से समझना है। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू दैट हिस्ट्री इज नॉट अबाउट मगिंग अप योर आंसर्स। आप रट के हिस्ट्री का आंसर्स नहीं लिख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग द स्टोरी बिहाइंड इट। जो आंसर्स है आपका, उसका क्या स्टोरी है, क्यों किस फेज में है आंसर्स लिखे गए हैं, मतलब जो इंसिडेंट हुआ है उसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो अब ये जो चैप्टर है हम लोगों का सेकेंड चैप्टर, सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। ग्रोथ क्या चीज का ग्रोथ? नेशनलिज्म का ग्रोथ। कहाँ पे? नेशनलिज्म का ग्रोथ कहाँ? अमंग इंडियंस। कहाँ? अमंग इंडियंस। आपको तो पता ही है हम इंडियंस हैं, हम लोगों पे किसी भी बात का जल्दी असर नहीं होता है। जब हम लोग रिपीटेडली कोई काम करते हैं देन वी गेट उस चीज का नॉलेज हम लोग को जो होता है उसके बाद फिर हो जाता है। समझ रहे बात? तो नेशनलिज्म। अब सबसे पहला मुद्दा जो आता है इस चैप्टर को समझने से पहले वो ये कि नेशनलिज्म होता क्या है, जिस चीज का ग्रोथ जो है हम इंडियंस के बीच में कम थी, जिसका ग्रोथ बहुत जरूरी हो गया था, क्या है ये चीज। देखो सबसे पहले देखो सबसे पहले सो नेशनलिज्म डिनोट्स पैट्रियटिज्म, डिवोशन टू द नेशन। वन हु इज पैट्रियोटिक loves is his or her country and feels very loyal towards it. नेशनलिज्म का मतलब होता है व्हेन यू आर वेरी मच लॉयल टू योर कंट्री। जब अपने कंट्री की तरफ आप बहुत लॉयल हैं, कंट्री के बेनिफिट के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर नेशनलिज्म है। बट देयर इज अ स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन नेशनलिज्म एंड पैट्रियटिज्म। देखो पैट्रियटिज्म जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है नेशनलिज्म का। जो लोग पैट्रियट होते हैं वो मरने को भी तैयार हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सोल्जर्स, हाँ जो सोल्जर्स होते हैं दे आर मेंट टू डाई वन डे। ऑब्वियस एवरीबडी मेंट टू डाई वन डे, बट सोल्जर्स नो कि भैया जो हम लोग जो है एक ना एक दिन जो है वो मरेंगे, और ये जानते हुए भी वो क्या है मतलब सब काम करते हैं, बॉर्डर पे पोस्टेड रहते हैं। तो ये एक चीज हो गई। तो पैट्रियटिज्म जो होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म होता है किस चीज का? नेशनलिज्म का। इज इट ओके क्लियर? अब देखो यही चीज जो है इसको जो है इसमें यहाँ पे एक फॉर्मल डेफिनेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। देखो towards it, in countries of Asia and Africa such an urge impels people to fight against foreign domination. आपको पता है एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज को तो डोमिनेट किया गया, उनको कॉलोनाइज किया गया, बाहर की कंट्री आके कॉलोनाइज किए। अब अगर हम लोगों के बीच में या फिर जो सिटीजन है उनके बीच में नेशनलिज्म नहीं रहेगा तो जो थर्ड पर्सन जो बाहर से आया है उस चीज का फायदा उठाता था। ये चीज यहाँ पे बोला गया डोमिनेशन, एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, द कांग्रेस, कॉल्ड इटसेल्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस। समझिए ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ये पहला ऑर्गेनाइजेशन, एक लीगली फॉर्म किया गया ऑर्गेनाइजेशन है। नॉट जस्ट इंडियन कांग्रेस, ऐसा नहीं किया गया कि जस्ट इंडियन कांग्रेस लिख दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेशनल मतलब क्या? होल कंट्री। Okay, the objective of the Congress was cited as ending all racial, religious and provisional prejudice. मतलब इनका मेन स्टार्टिंग में मुद्दा ये था इस ऑर्गेनाइजेशन का कि जो हमारे आसपास जो हमारी कंट्री में जो बहुत तरीके के डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलते हैं उस चीज को क्या करना है? हटाना है, इराडिकेट करना है, मतलब उसको क्या करना है? अबॉलिश करना है सोसाइटी से। एंड promoting a feeling of national unity among all lovers of the country. Over a period of time, the doctrine of nationalism turned into the belief that our nation was entitled to independent statehood. मतलब सबसे पहली बात, स्टार्टिंग में नेशनलिज्म लोगों के अंदर जगाने का बस एक मकसद नहीं था कि हमको क्या चाहिए, हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, नहीं, ये मकसद नहीं थी हमारी। स्टार्टिंग में ऐसा कोई मकसद नहीं था। हम लोग बस ये चाहते थे कि लोगों को पता चले कि क्या सही है क्या गलत है। समझिए बात?
ऐसा नहीं है कि लोगों को हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि नेशनलिज्म लाओ लड़ो, ऐसा कुछ नहीं है भैया। आप अपना सही गलत खुद समझे, ये चीज मेन मुद्दा था। लोगों में नेशनलिज्म लाने का मेन कारण था कि उनके साथ जो गलत हो रहा है वो समझे कि ये गलत है। समझ ये बात, सबसे पहली बात। उसके बाद हमारे ऐसा नहीं है कि थर्ड पर्सन ही आके हमारे साथ जो है हमको डोमिनेट कर रहे हैं या अत्याचार कर रहे हैं, नहीं नहीं, हम लोग खुद में भी ऐसा करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिस्क्रिमिनेशन, ये तो हमारी इंडियन ओरिजिन एक फीचर है। ये तो बाहर वाला देश बाद में किया होगा, पहले हम लोग खुद डिस्क्रिमिनेशन करते थे ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, है ना, जेंडर एज वेल, सब चीज पे डिस्क्रिमिनेट। अगर लड़की है घर से नहीं निकलना है ना, अगर आप छोटे जात के हैं, आप टेम्पल में एंट्री आपका नहीं अलाउड है, तो ये सब क्या है, ये सब डिस्क्रिमिनेशन है। छोटे जात के लोग, अच्छा एजुकेशन नहीं मिलेगा उनको। सो these are the evil practices which we used to do at that time। हम लोग की सोसाइटी में ये सब चीज हो रही थी। तो पहला लोगों को जागरूक करने का कारण ये था कि वो सही गलत का फर्क समझे। हम लोग इंडिपेंडेंस ले लेंगे, पहले हम अगर अपने में सुलझ जाएं तो हम लोग जो थर्ड पर्सन हमारे पास आया हुआ है उससे तो हम सुलझ ही लेंगे। समझ में बात क्लियर हुआ? तो मेन यही है। और नेशनलिज्म और पैट्रियटिज्म में जो मैंने डिफरेंस बताया वो आप थोड़ा ध्यान रखें। नेशनलिज्म, हर इंसान जो इंडियन है उसके अंदर नेशनलिज्म होगा, वो अपनी कंट्री को लेके एक फील करता होगा, यस आई एम इंडियन, ठीक है। लेकिन पैट्रियोटिक हर इंसान नहीं होता है। पैट्रियोटिक वो इंसान होते हैं जो अपना लाइवलीहुड छोड़ देते हैं, देश के लिए ही मर मिटते हैं, ठीक है। तो ना पैट्रियोटिज्म इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। क्लियर? ओके, चलो अभी आगे देखो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स ऐसे आए जिसके वजह से इंडिया में धीरे धीरे करके जो है नेशनलिज्म आना स्टार्ट हो गया। सबसे पहला है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। सबसे पहले क्या है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। देखो, द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन, है ना। जब ब्रिटिश ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट किया तो इंडियंस को चोट पहुंचा, इंडियन को थोड़ा दुख हुआ, दर्द हुआ। एंड द ब्रिटिश नेवर मिक्स्ड विद द इंडियन, क्योंकि ब्रिटिश जो है किसी भी सम्मेलन में, किसी भी बैठक में इंडियंस के साथ फोर फ्रंट पे मीट नहीं करते थे। एंड दे हैड देयर सेपरेट लिविंग एरियाज, क्लब्स, उनका अलग ही जोन होता था। उनका अलग ही जोन होता था कि ये इलाका है, ये ब्रिटिश का है, ये इंडियंस का है, एज इफ इंडियंस वर नॉट अलाउड एट दैट प्लेस। एक पोस्टर पे भी इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड ऐसे करके लिखा हुआ भी मिलेगा। समझिए बात। थिएटर्स वेयर इंडियंस वर नॉट वेलकम्ड। ऑल द जॉब्स इन द सिविल सर्विसेज और द आर्मी वर रिजर्व्ड फॉर द ब्रिटिश। और जो भी हाई पोस्ट पे काम था, सिविल सर्विस का बोलिए, आर्मीज का बोलिए, वो सारा का सारा किसके लिए था? वो ब्रिटिश के लिए ही होते थे। एंड अदर यूरोपियंस हु ऑफन टुक प्राइड इन इंसल्टिंग द इंडियंस। समझिए बात। अब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? एक डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो रहा है ना, कलरेशियल डिस्क्रिमिनेशन। हम लोग उनके तरह व्हाइट नहीं दिखते हैं, है ना, तो हम लोग को कलर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट वो लोग किया करते थे। जैसे जॉब को ले लो, क्लब्स, थिएटर्स ले लो, जो नॉर्मल थिएटर्स है वो उनके होते थे, हम उसमें नहीं जा सकते हैं। सिविल सर्विस का तो एग्जामिनेशन भी इंडिया में नहीं होता था। फिर जब हम लोगों ने रखा एक डिमांड कि इंडियन जो सिविल सर्विस का एग्जामिनेशन है वो इंडिया में भी होना चाहिए और जो लंदन में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, वहां भी हो, तब जाके ये फाइनलाइज किया गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है? द आर्म्स एक्ट। ये सब कारण पढ़ रहे हैं हम, है ना, ये कारण पढ़ रहे हैं कि ये ऐसा कारण है कि ये क्या ऐसा अचानक से क्या हुआ कि जब इंडियन सारे के सारे इंडियंस एक साथ मिल गए। तो पहला रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पढ़ रहे हो। अब देखो आर्म्स एक्ट जो कि कब आया था? 1878 में। देखिए आर्म्स एक्ट के तहत ये तय की गई कि भैया जो आर्म्स एंड वेपन्स जो है वो इंडियंस को अलाउड नहीं किया जाएगा। इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कैरी एनी काइंड ऑफ आर्म्स और वेपन्स। क्लियर? बट वहीं पे ब्रिटिश वर अलाउड टू डू दैट। ब्रिटिश वर अलाउड टू कैरी वेपन्स, आर्म्स, जो उनको रखना है वो रख सकते हैं। तो ये तो खुले में डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी। Was also openly discrimination, and this act required Indians to have license to carry or keep arms. Yes, Indians required what? License to keep arms, while Europeans could so without a license. लेकिन यूरोपियन जो है वो बिना लाइसेंस का ही कर सकता है।
and this license was seen as a badge of inferiority for the Indians. हाँ ऑब्वियस है, ये एक inferiority का जो है फीलिंग वो दिखाने के लिए लाइसेंस वाला चीज जो है वो लाया गया. who were they very upset. समझ आई बात, मतलब इसकी वजह से जो इंडियंस थे वो बहुत ज्यादा अपसेट हुए. अब देखो नेक्स्ट क्या कारण है. इन मैटर ऑफ जस्टिस यूरोपियंस वर गिवन स्पेशल ट्रीटमेंट and Indian were tried in separate courts while Europeans had special courts. जस्टिस के मामले में अगर देखें तो जो यूरोपियंस होते थे, जो ब्रिटिश लोग होते थे जिन पे कोई केस वेस चल रहा है, तो उनके लिए अलग स्पेशल कोर्ट्स होता था और उसमें उनकी ट्रायल चलती थी, सारा कुछ होता था. और स्पेशल कोर्ट्स होते थे. और इंडियंस के लिए कोई स्पेशल कोर्ट्स, इवन ट्रायल का भी मौका नहीं होता था. ट्रायल का भी मौका नहीं होता था. उनको बिना कुछ किए जो है गिरफ्तार करके जेल में डाल देना है. हाँ, एंड द विड्रॉल ऑफ इल्बर्ट बील of 1883 that attempted to make Indian judges equal in status to their British counterpart. अब क्या होता था भैया, आप देखिए कोर्ट में हमारे इंडियंस जा रहे, कोर्ट हमारे इंडियन के ऊपर केस चल रहा है, वहां पे वकील भी यूरोपियन है, जज भी यूरोपियन है. हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि फैसला आपके हक में होगा जबकि वो लोग हमारे दुश्मन है ना. तो कैसे, तो यहाँ पे हम लोगों का डिमांड था कि भैया हमारा जो इंडियन का केस चल रहा है वो हम लोग अपील कर रहे हैं कि एक इंडियन लॉयर ही लड़े हमारा जो केस है. लेकिन ये भी जो है अपील जो है वो लोग मानते नहीं थे, छोड़ देते थे. अब देखो यहाँ पे एक और चीज हो रहा था कि जो इंडियन जज अगर है भी तो उनका पोजीशन एज कंपेयर टू यूरोपियन जजेस जो है बहुत लो होता था. समझिए बात. और द विड्रॉल ऑफ इल्बर्ट बिल ऑफ 1883 दैट अटेम्प्टेड टू मेक इंडियन जजेस इक्वल. इंडियन जजेस को इक्वल करना, मतलब उनको भी औहदा सेम ही होगा जैसे यूरोपियन जज का होता है इन स्टेटस in their British counterpart as regards criminal jurisdictions was another illustrations of racial discrimination. इल्बर्ट बिल आया. इल्बर्ट बिल के तहत क्या किया गया. इल्बर्ट बिल के तहत ये हुआ कि इंडियन जजेस का भी जो पोजीशन होगा वो ब्रिटिश जज की तरह ही होगा, लेकिन फिर उसको विड्रॉ कर लिया गया और ये भी खुले में दिख रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है. तो ये सब कारण है, मतलब इंडियंस जो एकजुट आए एक साथ वो ऐसे ही नहीं आए, उन्होंने बहुत कुछ इंटरनली फेस किया एंड आफ्टर अ वाइल दे रियलाइज कि भैया नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम लोग को एक साथ आना पड़ेगा. देन दे गेम टुगेदर एंड फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश. ओके, समझ आई बात. ये पहला कारण था. अब दूसरा देखो क्या है डिस्क्रिमिनेशन का. अब दूसरा है इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन. देखिए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इंडिया के हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, कि वेस्टर्न एजुकेशन कोई बोलता है कि ये बहुत अच्छा है, ब्रिटिश बहुत अच्छे थे, ये हमारे लिए इंग्लिश का सोच रहे थे कि हाँ इंडियंस पढ़ लेंगे तो इंडियंस कुछ अच्छा करेंगे तो उसमें हमारा नाम. ऐसा कुछ नहीं है भाई. ब्रिटिश कोई अच्छा नहीं था. वो अगर वेस्टर्न लेकर भी आया तो उसके पीछे उसका खुद का सेल्फ था. समझ आई बात. अब देखो क्या यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेस्टर्न हाउ वेस्ट इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन बिकम एन रीजन ओके फॉर ग्रोइंग अप नेशनलिज्म अमंग इंडियंस. मतलब ये क्या हो गया. अब देखो the British introduced Western education in India through the medium of English to serve their own representative. सही बात है. And they wanted to train Indian people as clerks so as to run their own administration. आपको पता है उनको इंडियन एम्प्लॉयज चाहिए ही मैनेज अप करने के लिए. अब इंडियन एम्प्लॉयज को इंग्लिश नहीं आता है और सामने वाले को हिंदी नहीं आती, तो वो हिंदी काहे सीखेगा. वो हिंदी तो सीखेगा नहीं, तो उसने क्या किया, हमारे लोगों को इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर दी ताकि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका जो चल रहा है काम, उसमें कोई रुकावट ना आए. समझ आई बात. क्लियर है. द ब्रिटिश वांटेड टू रियर देयर कल्चर एंड कॉन्कर द गुडविल ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस. ब्रिटिश एक्चुअली ये चाहता था कि अपना कल्चर को धीरे धीरे इंडियन कल्चर को ओमिट कर दे, इंडियन कल्चर को अबॉलिश करे और क्या करे, अपना कल्चर को जो है वो रखे. इंग्लिश कल्चर जो है वो सब इंडियंस को सिखाए धीरे धीरे. और किस लिए, एंड कॉन्कर द गुडविल ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस. और जो एजुकेटेड इंडियंस है उनका जो गुडविल है वो उसके नाम आ जाएगा कि हाँ आप ही के वजह से ये सब हो रहा है, वाला वाला बहुत कुछ. बट एजुकेटेड इंडियन वर द फर्स्ट टू फील द ह्यूमिलिएशंस ऑफ फॉरेन रूलर्स. लेकिन एजुकेटेड इंडियंस मतलब उनको ये लग रहा था कि एजुकेटेड इंडियंस को जब पता चलेगा कि ब्रिटिश इंग्लिश लेकर आ रहे हैं तो एजुकेटेड इंडियंस जो है हमको क्या बोलेंगे, प्रेज करेंगे, थैंक्स गिविंग करेंगे कि थैंक यू सो मच, आपके वजह से हमारे देश में इंग्लिश. लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. एजुकेटेड पीपल वर द फर्स्ट हु फेल्ट ह्यूमिलिएटेड ऑफ व्हाट, फॉरेन रूल. क्लियर. समझ आई बात.
अब देखो, वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द स्टडी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, पॉलिटिकल थॉट एंड इकोनॉमिक आइडियाज gave the educated Indian a rational, secular, democratic, and national outlook. And the slogan equality, liberty, and fraternity of the American and French Revolution impressed all the educated Indians. अब देखो क्या हुआ, वेस्टर्न एजुकेशन आ तो गया, वेस्टर्न एजुकेशन जो वेस्टर्न एजुकेशन थ्रू द स्टडी ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री। अब देखिए यूरोपियन हिस्ट्री, अब वेस्टर्न एजुकेशन में आप क्या पढ़ रहे हो, इतिहास ही तो पढ़ रहे हैं आप क्या पढ़ रहे हो, इतिहास पढ़ रहे हो, लेकिन इंडिया का इतिहास नहीं पढ़ रहे, आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हो, यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल पढ़ रहे हो, और उससे क्या हो रहा है, आपकी पॉलिटिकल थॉट आ रही है आपके पास, एक इकोनॉमिक आइडियाज आपको मिल रही है, जो क्या होता है हमारे एजुकेटेड इंडियंस को एक रैशनल आइडिया देता है, एक रैशनल थिंकिंग देती है, रैशनल, सेक्युलर और डेमोक्रेटिक एंड क्या बोलते हैं नेशनल आउटलुक जो है उनको प्रेजेंट करता है। और आपको पता है ये जो स्लोगन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या, इक्वालिटी, लिबर्टी। इक्वालिटी मतलब क्या होता है, इक्वल, लिबर्टी मतलब क्या, आजादी, फ्रीडम, फ्रेटर्निटी मतलब क्या होता है, भाईचारा, ठीक है ना। और ये स्लोगन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ का पता है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, कमेंट में करके बताना है आप लोगों को, ठीक है ना। फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी ये आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। इम्प्रेस्ड ऑल द एजुकेटेड इंडियंस, समझे बात। जब वो लोग हिस्ट्री पढ़ने लगे तो उन लोगों को ना फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपको पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है, मैं छोड़ो मैं नहीं लिखूंगी, आप कमेंट में करके बताएंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत ही ज्यादा असर रहा है होल यूरोप पे, क्योंकि वो एक पहला रिवोल्यूशन था जिसमें मास ने पार्टिसिपेट किया था with a sole purpose, with a sole motivation, with a sole reason, that is independence। भैया आजादी चाहिए, मोनार्की हटाओ, मोनार्की को हटाओ, जो चीज चल रहा है उसको हटाओ। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक लैंडमार्क बन गया, फ्रांस का जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन एक लैंडमार्क बन गया। उसको देख के बहुत सारे कॉलोनाइज्ड कंट्रीज जो है उनको ये लगा कि नहीं हम लोग भी लड़ेंगे, उनको बहुत सारा जो है उनको इनकरेज फील हुआ। और नेशन स्टेट वाली जो बात है ना, पहले तो नेशन स्टेट नहीं होती थी, पहले होते थे मोनार्की वाला साम्राज्य होता था। नेशन स्टेट वाली जो चीजें हैं ये भी कहां से आया है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही आया है। तो जब हमारे पढ़े लिखे इंडियंस हिस्ट्री, इतिहास पढ़ने लगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ने लगे, तो उनको एक आइडिया मिल गया, उनको एक सेक्युलर थिंकिंग मिल गई, उनको सही गलत का फर्क जो है समझ में आने लगा। वो ये सोचने लगे कि नहीं हम लोगों को भी मेथड जो है वो अडॉप्ट करना ही पड़ेगा। अब देखो नेक्स्ट क्या है, वेस्टर्न एजुकेशन हेल्प्ड इंडियंस टू imbibe वेस्टर्न थॉट एंड assumed द लीडरशिप ऑफ द नेशनल मूवमेंट। वेस्टर्न एजुकेशन जो है हमारे इंडियंस को हेल्प किया क्या चीज में, टू imbibe वेस्टर्न थॉट, कि थोड़ा सा वेस्टर्न थॉट भी लाया जाए और उसके बाद अज्यूम करे क्या, लीडरशिप ऑफ द नेशनल मूवमेंट। एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जो नेशनली हेल्ड किया जाएगा, उसका लीडर बने। मतलब एक देखिए वेस्टर्न एजुकेशन, इंग्लिश, ये बात सही है कि इंग्लिश जब आया तो जो हमारे कल्चर, हमारा जो हेरिटेज था वो कहीं पे धुंधला होने लगा था, ठीक है। लेकिन वहीं पे इंग्लिश का एक रोल भी है कि हमारे लोगों को जो है वो बहुत ज्यादा उत्साहित करने का जो है वो काम किया, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्लेड अ लीडिंग पार्ट इन दिस प्रोसेस, क्लियर। And it was through this language that the Indian from different parts of the country could meet and exchange ideas. क्लियर। ये सिर्फ देखो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, जैसे मान लो आप अगर हिंदी बोल रहे हो तो हिंदी आपको पता है कि हिंदी समझने वाले ही समझ सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन कंट्री इंग्लिश पता है आपको, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, वो हर दुनिया के हर कोने में इंग्लिश बोली जाती है। तो जब इंडियंस जब इंग्लिश सीख गए तो उनको मदद मिलने लगी, किससे, दुनिया के अलग अलग पार्ट्स के लोगों से। वो वहां पे जाते थे, ओपिनियंस एक्सचेंज करते थे, आइडियाज एक्सचेंज होता था, उनकी कुछ बातें हम लेते थे, हमारी कुछ बातें वो एक्सेप्ट करते थे। तो ये चीज चले, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल कन्वर्सेशन भी जो है वो स्टार्ट हो जाता था, ठीक है। समझ आई बात। अब देखो थ्रू वेस्टर्न एजुकेशन सोशल and national consciousness of Indian was awakened by the revolutionary ideas of the liberal thinkers like Roggio, Mazzini and Thomas Paine।
ये सब बहुत ही ज़्यादा रियॉन्ड फेमस राइटर्स है, फिलोसोफर्स हैं, जिसके हेल्प से, जिसके राइटिंग्स से जो है हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हुए हैं, ठीक है। और वेस्टर्न एजुकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्प किया उनकी चीज़ों को पढ़ने में, उनकी चीज़ों को समझने में। समझ आई बात? तो वो समझ के, जैसे देखो सबसे पहली बात एक चीज याद रखो, वेस्टर्न एजुकेशन जो आया, वेस्टर्न एजुकेशन लाया, ब्रिटिश जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन लाया अपने मतलब के लिए। आप ये बिल्कुल भी ना समझें, इंग्लिश जो लेकर आया ब्रिटिश, ये तो अपने मतलब के लेकर लाया, ठीक है ना। लेकिन हम लोगों ने इसका क्या किया, प्रॉफिटेबिलिटी मतलब प्रॉफिट के हिसाब से इसका इस्तेमाल कर दिया। क्यों ऐसा किए हम लोगों ने, मोड ऑफ एक्सचेंज के तरह इसका इस्तेमाल हम लोग करने लगे कि भैया ओपिनियंस एक्सचेंज करने लगे, लोगों की चीजें समझने लगे, आइडिया आने लगे हमारे पास। अच्छा जैसे ये, क्योंकि सिर्फ इंडिया ही उस समय और भी कोई कंट्रीज थी, और भी बहुत सारे कंट्रीज थी जो कॉलोनाइज थी छोटी बड़ी, तो हम लोग को आइडिया मिलने लगा, ठीक है। समझ आई बात? नहीं देखो अब है नेक्स्ट क्या है हमारा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है। आप देखो ये इस वीडियो में हम लोग इस चीज को लास्ट कवर करेंगे, ठीक है। पहले तुम लोग को समझना है, रोल ऑफ प्रेस में नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगी, पहले इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन देखो। आप देखो, आपको पता है इंडिया उस समय भी उस समय इकोनॉमिकली, और इंडिया एवरीबडी नोज दैट इंडिया जो है was a very resourceful country। क्या था? एक रिसोर्सफुल कंट्री था, लेकिन ये चीज इंडियंस को पता नहीं थी। आप ये बोल सकते हैं, आप ये बोल सकते हैं, वी वर नॉट अवेयर ऑफ दैट, हम लोग को पता नहीं था, लेकिन कोई थर्ड पर्सन को पता था कि इंडिया ऐसी कंट्री है। आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा रिसोर्स होने के कारण जो है बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। ब्रिटिश का आने का कारण भी तो रिसोर्स ही है, यहाँ पे बहुत कुछ मिल गया। देखिए अब क्या होता है कि ब्रिटिश जब आते हैं, यहाँ पे आते हैं, तो उनको रिसोर्स का पता, रिसोर्सेज हैं। देखिए एक चीज हमेशा याद रखें कि रिसोर्सेज तो इंडिया में थे ही, इसका पता हम इंडियंस को नहीं था, हम इंडियंस को नहीं था, और था भी तो हम लोग कुछ करते नहीं थे। रिसोर्स मतलब क्या होता है, देखो जैसे तुम्हारे पास फॉरेस्ट है, हाँ फॉरेस्ट से तुम वुड काट नहीं रहे, फॉरेस्ट वैसे ही पड़ा हुआ है, वो रिसोर्स में काउंटेड नहीं है, वो तो बैरन लैंड के बराबर है। फॉरेस्ट में लकड़ियां हैं, आप उससे कुछ यूजफुल काम कर रहे हो, समझ रहे बात, वो रिसोर्स हुआ, ठीक है। तो हम लोग एक्सट्रैक्शन वगैरह कुछ नहीं करते थे। तो जब ब्रिटिश आए, जब उन्होंने ये चीज देखा कि इतना ज्यादा रिसोर्सफुल है, तो इसको कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, तो एक हमारे पास एक बुक है, आगे मैं डिस्कस करूंगी उस बुक के बारे में। उस बुक में किसी एक महान इंसान ने यही बताया है कि ब्रिटिश जो है हमारे चीजों को एक्सप्लॉइट करते कैसे थे। किसी को नहीं पता कि एक्सप्लॉइट कैसे होता था, फॉरेस्ट का इस्तेमाल वो कैसे किया, हमारे लैंड का इस्तेमाल कैसे करता था, क्या उसकी पॉलिसी थी। लेकिन कोई एक इंसान है जिसने अपने बुक में इस चीज का चर्चा किया, वो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं पढ़ के। देखो, agriculture India was made an economic colony to serve the interest of home industrial England। आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में आया। With the establishment of British rule, the Indian handicraft industry was growing। जैसे ही ब्रिटिश आए तो हमारे खुद के जो हैंडीक्राफ्ट लोग थे, वर्कमैन थे, उनका जो बिजनेस था वो एकदम खत्म हो गया। मिलियन ऑफ क्राफ्ट्समैन जो थे, आर्टिशंस जो थे, वो पूरा का पूरा क्या हो गए, जॉबलेस हो गए। द ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टेड इन इंडियन मार्केट। ब्रिटिश जो है अपना कैपिटल किस में इन्वेस्ट करता था, इंडियन मार्केट्स में, स्पेशली इन वेयर, रेलवे में, शॉपिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन, जो बड़े बड़े स्केल का बिजनेस है, टी एंड कॉफी प्लांटेशन एक्सेट्रा वाज यूज्ड टू हेल्प द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। और ये सब का इस्तेमाल होता था, इस सब का इस्तेमाल करते थे कहाँ पे, जो ब्रिटिश में ऑलरेडी इंडस्ट्रीज है, उसको रॉ मटेरियल्स तो चाहिए, तो उसको रॉ मटेरियल कौन देगा, तो उसको रॉ मटेरियल यहाँ से जाता था ब्रिटिश इंडस्ट्रीज, एंड टू गेट ह्यूज प्रॉफिट एज वेल। ब्रिटिश के पास इंडस्ट्रीज थी, लेकिन उनको रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, तो इस पर्पज से उन्होंने बहुत सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया, और वो जितने भी कॉलोनाइज्ड कंट्री है वहां से क्या करेंगे, रॉ मटेरियल को कलेक्ट करेंगे बहुत कम दामों में, और उसको अपनी इंडस्ट्री में, फिनिश गुड्स में जो है चेंज करेंगे, और फिर उसी फिनिश गुड्स को हम इंडियंस तक या कॉलोनाइज कंट्री को बेचेंगे 4 गुना दाम में। समझ आई बात? यही थी उनकी पॉलिसी।
The heavy taxes that the Indian paid were not spent in India. जो heavy tax हम इंडियन पेड करते थे उसका खर्च, वो जो पैसा का जो इस्तेमाल है वो इंडिया में बिल्कुल नहीं होता था। इंडिया के वेलफेयर के लिए, यहाँ के लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ नहीं होता था, बल्कि इंडियन इकोनॉमिक्स लाइक दादाभाई नौरोजी openly proclaimed that the British were draining all the wealth from the India in form of profits, सेविंग, सैलरीज एंड पेंशंस। और दादा भाई नौरोजी, जिनको ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, उन्होंने बहुत ओपनली एक चीज बोली थी कि ब्रिटिश जो है हमारी चीजों को इस लीगल वे में जो है धीरे धीरे खत्म कर रही है, प्रॉफिट, सेविंग, सैलरी, पेंशन के रूप में जो है वो खत्म कर रही है। और उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, दादा भाई नौरोजी ने एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है The Drain of Wealth. The Drain of Wealth. क्लियर? और इस बुक में इन्होंने यही बताया है कि कैसे ब्रिटिश ने जो है हमारे रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। ठीक है, अब देखो, all the section of Indian society felt the effects of the economic exploitation by the British and realized that quite drastic steps were needed to correct the situation, and this automatically led to an upsurge of nationalist fervor. आपको समझ में आई बात? धीरे धीरे हम इंडियंस को ये चीज का समझ में आ गया कि नहीं, ये तो ऐसे नहीं चलेगा, हम लोगों को एक साथ जुट होकर इसके खिलाफ खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं रहेगी तो फिर ये तो ब्रिटिश जो है वो धीरे धीरे क्या करेगा, हमारे चीजों को लेकर जाता रहेगा। ठीक है, सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस 3 रीजंस फॉर नेशनलिज्म, ग्रोइंग अप ऑफ नेशनलिज्म अमंग इंडियंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स को कवर करूंगी, ज्यादा लेंदी नहीं कर रहा है, चीजों को अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो आप समझिए चीजों को, और अच्छे अच्छे वीडियो को देखने के लिए मेरे क्लासेस के साथ बने रहें। थैंक यू सो मच।